हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो DSSB के रिसेंट के जो पेपर्स हो रहे हैं ना, अभी सितंबर में हुए हैं, तो उसका जीके और जीएस सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। ये आपका पेपर था पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का था, अभी सितंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ज़रूर से। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जो आप लोगों को समझ ना आया हो या कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग टू स्टडी ना, तो आप लोग रिलेटेड टू स्टडी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का जवाब डेफिनेटली दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 बढ़ती भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं के जवाब में पेश किए गए थे। कौन सी विशेषता भारतीय मांगों को समायोजित करने के इसके प्रयास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सा अच्छा प्रतिनिधित्व करती है ये बताना है हमें। तो इसमें फर्स्ट है, भारतीय मामले में ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की समाप्ति हुई थी। तो नहीं, ये नहीं हुआ था। सेकंड है, द्वैध शासन की शुरुआत जिसने भारतीय को कुछ प्रांतीय विषयों पर कुछ हद तक नियंत्रण दिया। थर्ड ऑप्शन है, भारतीय प्रांतों के लिए पूर्ण स्वशासन। या फोर्थ ऑप्शन, वायसराय को बिना किसी भारतीय इनपुट के कानून बनाने का अधिकार देना। तो इसमें जो 1919 का अधिनियम था ना, इस टाइम पे जो हमारे वायसराय आए थे ना, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। इसी वजह से इस अधिनियम का जो नाम भी पड़ गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रखा गया था 1919 में। तो उस टाइम जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे ना, वो भारत के सचिव थे हमारे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे। इस तरीके से इन दोनों का नाम मिक्स करके बनाया गया था इसका सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इन्होंने क्या किया था, जो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है ना, बिल्कुल करेक्ट है कि द्वैध शासन क्या किया गया था, शुरू किया गया था, जिससे हमारे जो भारतीय थे ना, उनको कुछ प्रांतीय विषयों पर कुछ हद तक नियंत्रण मिल गया था। इसके साथ ही 1919 में रॉलेट एक्ट इन्हीं के काल इस टाइम में ही लागू किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, या आप कह सकते हैं कि चेम्सफोर्ड के टाइम पर ही रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी टाइम पे हुआ था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, What percentage of rural households in India had access to an improved source of drinking water as per the SDG India Index 2023-24? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सतत विकास इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की पीने के पानी के बेहतर स्रोत तक पहुंच थी? तो ये आपका करंट अफेयर का है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, 99.62% इसका आंसर है। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन? निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख व्यक्तित्व इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के गठन में शामिल था? मदन मोहन मालवीय, केशव चंद्र सेन, या महात्मा गांधी, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसमें से जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे ना, मतलब प्रमुख थे, वो थे केशव चंद्र सेन। इन्होंने कलकत्ता में करी थी इसकी स्थापना। इसका जो गठन था ना, वो उस टाइम पे कलकत्ता कहा जाता, तो कलकत्ता में इन्होंने करी थी 2 नवंबर 1870। इस टाइम तक इन्होंने इसका जो गठन था किया था। इसमें जो मेन इनका पर्पस था ना, वो था कि जो सोशल रिफॉर्म्स है ना, उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे फीमेल जो एजुकेशन है, महिलाओं की शिक्षा है, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको सुधारा जाए, उनकी कंडीशंस को बेहतर किया जाए। इस वजह से इन्होंने इसका गठन किया और इसकी शुरुआत
करी थी। महत्वपूर्ण बदलाव था स्पेशली फॉर जो फीमेल थी ना उनके लिए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। निम्नलिखित में कौन सी अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय की शक्ति नहीं है? रिव्यूइंग डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, निचली अदालतों के फैसले की समीक्षा करना, ये हाई कोर्ट कर सकता है, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद है अपॉइंटिंग डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्टली विदाउट कंसल्टिंग गवर्नर, राज्यपाल से परामर्श किए बिना सीधे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस पे, हम इसको देखेंगे ऑप्शन को। सुपरवाइजिंग कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायालय प्रशासन का पर्यवेक्षण करना, ये भी कर सकता है हाई कोर्ट। ट्रांसफॉर्मिंग केसेस बिटवीन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालयों के बीच मामलों का स्थानांतरण करना, तो ये भी हाई कोर्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, वो नहीं कर सकता है। अगर किसी भी हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है ना, तो वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करता, बल्कि पहले गवर्नर से कंसल्ट करता है कि क्या सही है, क्या ठीक रहेगा, ये उसके बाद ही ये उसको अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे नॉट पावर बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी? चौगान आज के टाइम पे हम जिसको पोलो प्ले बोलते हैं ना, वो होता है घोड़े पे बैठ के जो स्टिक से बॉल को मारा जाता है, उसे कहा जाता था उस टाइम पे। तो किसकी मृत्यु थी? आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, या शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, या मोहम्मद गौरी। जो इसमें से मृत्यु हुई थी ना, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए, और कब हुई थी? 1270 में हुई थी, लाहौर में। एक मिनट, ये लाहौर में हुई थी इनकी मृत्यु। ये गुलाम वंश के थे पहले, ये आप लोगों को पता होगा कि ये गुलाम वंश से थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बाद इनके बेटे इनकी गद्दी पे आए थे, जिसका नाम था आराम शाह। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, द नवेली लिग्नाइट माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट इंडिया? नवेली लिग्नाइट खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, या राजस्थान? तो जो नवेली लिग्नाइट है ना, ये आपका ना शायद करंट अफेयर में किसी चीज से रिलेटेड आई थी न्यूज, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, तमिलनाडु में ये खदान है। खदानों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और लूसेंट है ना, लूसेंट बुक, लूसेंट में देखोगे ना आप लोग, तो वहाँ पे वो खदान वाली जो लिस्ट है ना, एक मिल जाएगी कि कौन सी खदान कहाँ पड़ती है और किस चीज से रिलेटेड है। तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन फ्रॉम 2023-24 टू 2030? और ये आपका 31 है। 2023-24 से 2030-31 तक भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की कुल लागत क्या है? कुल लागत हमें बतानी है। ये जो क्वांटम मिशन था ना, अप्रैल 19 2023 में स्टार्ट किया गया था। कैबिनेट मिशन ने इसको अप्रूवल दिया था, जिसमें पूरा खर्चा जो बताया था ना आप लोगों का, 603.65 करोड़ बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये साइंस का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोल रखा है, साइंस के काफी सारे क्वेश्चन है, बहुत डीप में जाके पूछे जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं साइंस से मोस्टली। तो अगर आप
साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे हैं या आपको नहीं समझ आती है ना, तो आप इस वाले को स्किप कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें करी जाएं, तो इसको स्किप करना ही बेटर होगा, लेकिन मैं करवा देती हूँ। किस अभिक्रिया में एक डायोजीनियम आयन ArN2+ विघटित होता है और एक हेलोजन X उत्प्रेरक के रूप में CQ1 द्वारा प्रस्थापित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ना आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल है इसका, सेंड मेयर अभिक्रिया इसे कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, नतांज इसफान और फोर्दो किस देश में परमाणु स्थल हैं? न्यूक्लियर साइट्स हैं ये, किस कंट्री की हैं ये बताना है। इजराइल, इराक, ईरान या सऊदी अरब की? तो अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कि इजराइल और ईरान में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, तो ये जो साइट्स है ना, न्यूक्लियर साइट्स, ये ईरान की हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। करंट अफेयर का ही है ये क्वेश्चन भी आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस वॉज स्टैब्लिश इन डैश। खान ब्यूरो की स्थापना डैश में हुई थी? 1950, 1961, 1948 या 1951 जो आपका है, किस में हुई थी? तो जो ये स्टैब्लिश्ड हुई थी ना, 1 मार्च आपका 1948 से हुई थी। स्टैब्लिश्ड का पूछा गया है, तो स्टैब्लिश्ड आपकी इसको हुई थी। तो ऑप्शन नंबर देखो इसमें जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसने जो काम करना, वर्क करना स्टार्ट किया था ना, फंक्शनिंग लिख सकते हैं, और काम करना जो स्टार्ट किया था ना इस खदान से, वो आपका था 1950 में। तो ये अलग अलग 2 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं कई बार। आपका क्वेश्चन जो अगर काम करना कब शुरू किया गया था तो 1950, और स्थापना एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी तो 1948 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में राज्य सभा में केवल एक प्रतिनिधि भेजता है? उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो आप लोगों को पता होगा ये जो राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं वो एरिया वाइज दी जाती हैं, वहाँ का जो भी एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसकी लिस्ट है पूरी, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो पूरी लिस्ट बनी है, पहले स्टेट नेम, फिर कितने कितने मेंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से लोकसभा की भी है और राज्यसभा दोनों की ही है। तो इसमें पूछा गया है कि केवल एक मेंबर भेजता है, ऑप्शन में ऐसा कौन सा है? तो देखो आप लोग कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश है। जो अरुणाचल प्रदेश है ना, उसमें से केवल एक ही रिप्रेजेंट किया जाता है पर्सन को, सिर्फ एक। उत्तराखंड से जो आते हैं वो होते हैं आपके 3, झारखंड से 6 आते हैं, और हिमाचल प्रदेश से 3 आते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ एक। अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और भी हैं जहाँ से सिर्फ एक एक ही रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो ये कुछ नाम होते हैं जिसमें इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्टार्टेड द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर? जो एंग्लो अफगान वॉर था ना, वो आपका अराउंड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1838 के अराउंड में स्टार्ट हुआ था, लगभग इसी के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो उसमें लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड ऑकलैंड, कौन रहा था? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना बिल्कुल करेक्ट होगा,
इनका जो टाइम पीरियड रहा था ना लॉर्ड ऑकलैंड का, वो था आपका 1836 से 1842 तक। और ये जो युद्ध हुआ था ना एंग्लो अफगान वाला, वो 1838 के नियर बाय स्टार्ट हो गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक है। इन लोगों का जो टाइम पीरियड है वो अलग था बिल्कुल। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ एक्ट was enacted in which year in इंडिया? भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1995, 2025, 2015, 2005। तो ये जो एक्ट है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाला, ये आपका भारत में बनाया गया था 2005 का ये एक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, मार्च 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर नकदी के ढेर की खोज से संबंधित मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये तो बहुत ही चर्चा में रहा था न्यूज़, जो जब ये न्यूज़ हुई थी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि यशवंत यशवंत वर्मा जो हैं उनके घर पे बहुत सारे पैसे मिले हैं जिसमें आग लग गई थी। तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे समितियां बनाई गई थी। तो इसमें पूछा गया उसमें कौन सदस्य नहीं था उस समिति में? न्यायमूर्ति अनु शिवरामन थी, न्यायमूर्ति सील नागू भी थी, न्यायमूर्ति GS संध्या वालिया भी थे। तो जो ऑप्शन नंबर 4 था ना वो बिल्कुल करेक्ट है कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 1 ईयर का करंट अफेयर आप लोगों को प्रिपेयर करना ही करना है। 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आप लोगों के करंट अफेयर से, तो 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ने का तो नहीं सोच सकते ना आप लोग भी। तो करंट अफेयर 1 ईयर का कर लीजिएगा आप सब, और यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि यहाँ से टॉपिक आप लोगों को समझ आ जाएंगे। और काफ़ी सारे पेपर्स में से 2-3 क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, तो बेनिफिट आप लोगों को ही होगा जितना आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक के अंत तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है? द इंडियन गवर्नमेंट एम टू अचीव 500 gigawatt non-fossil based electricity generation capacity by the end of which of the following year? तो किस तक है? 2035, 2030, 2040 या 2025? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना बी होगा, 2030 तक है। और जो हमारा जीरो नेट जीरो इमिशन जो है ना वो 2000 का है, 2070 तक का है नेट जीरो। इसके बाद क्वेश्चन है आप लोगों का 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इसमें निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? बैंक दर, खुली बाजार प्रक्रिया, टैक्स रिसिप्ट्स या नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो? बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, और जो ये कैश रिजर्व रेशो है ना ये सारे जो हैं RBI कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है टैक्स रिसिप्ट, ये हमारा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। इसका यूज़ जो है ना हमारे गवर्नमेंट जो है ना वो पेमेंट्स में होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है, उसमें सब्सिडीज़ जो देती हैं उसमें यूज़ करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें
आप लोगों को मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से कौन सा मणि प्रवलम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है ना, वही राइट है। लीला ती कलम इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये संस्कृत में आपका था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये जो आपका काव्य और व्याकरण से है। और ये जो आपका मणिक प्रवलम है ना ग्रंथ, ये आपका मध्यकालीन जो केरल है ना, वहाँ पर बोली जाने मलयालम, जो मलयालम भाषा है ना, उसका प्रारंभिक रूप था। मतलब स्टार्टिंग का जो यूज करते थे वो लोग, उसके लिए ये बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन को भी हम कह सकते हैं कि अगर हमें नहीं आता तो हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इन डेप्थ जाके पूछा गया है। मणिक प्रबलम केरल में जो स्टार्टिंग में लोग यूज करते थे शब्द, उसी में से एक है, मलयालम भाषा का है। और ये संस्कृत में लिखा गया था। लीला तिकलम जो आपका एक काव्य और व्याकरण है, 14वीं शताब्दी का है। अगर सेम आ गया उठ के ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर नहीं आया तो स्किप करना ही बेटर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी ऐसे होते हैं साउथ वाले, हमें ज़्यादा नहीं समझ आते, तो आप लोगों पर डिपेंड करता है वो चीज़। इसके बाद है, अस्पृश्यता की प्रथा को किस मौलिक अधिकार के तहत समाप्त किया गया है? तो इसमें जो अस्पृश्यता है ना, वो हमारे किस में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये समानता के अधिकार में आता है। तो आपका जो समानता का राइट टू इक्वलिटी है ना, वो 14 to 18 में आता है। और ये जो हमारा अनटचेबिलिटी वाला है, वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 17 में आता है। तो ये किस में आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 में, राइट टू इक्वलिटी में आ जाएगा, क्योंकि ये 14 से 18 तक यही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गेगर मेंटल, चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स बेबेज, अल्फ्रेड वॉलेस। तो जो विकासवाद का सिद्धांत है ना, वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। करेक्ट ऑप्शन सेकंड है आप लोगों का। उनकी एक बुक थी, स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनकी बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये आपकी 1859 में आई थी। इसी के इससे इनका ये सिद्धांत हमें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु बिकम द सेकंड इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी एंड सेंचुरी इन द सेम टेस्ट आफ्टर सुनील गावस्कर इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में सुनील गावस्कर के बाद एक ही टेस्ट में दोहरा सतर्क बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभम गिल, के राहुल, यशस्वी जायसवाल या करुण नायर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, 1 है, शुभमन गिल बने हैं। ये आपका करंट अफेयर का है। तो ये आज आप लोगों की क्लास थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई हेल्प चाहिए होगी स्टडी रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।